नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे बसंत भाग 3 का चैप्टर पानी की कहानी। जैसा कि हम चैप्टर के हेडिंग से ही मालूम पड़ रहा है, पानी इसमें अपनी कहानी बताता है। कैसे उसका पैदा हुआ, वो कैसे उसकी यात्रा होती है, कैसे वो भाप बनता है। तो इसमें पूरे चैप्टर में हम इसी बारे में, तो इस चैप्टर में जो पानी का है मानवीकरण किया गया। मानवीकरण मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया है कि जैसे मान लो वो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको एक इंसान के रूप में लिया गया और उसके द्वारा हमें वो कहानी समझाई गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस कहानी का सार पढ़ लेते हैं। तो पाठ की कहानी है। पाठ के जो लेखक है वो है रामचंद्र तिवारी जी हैं। लेखक ने पानी की बूंद का मानवीकरण किया है। पानी की बूंद के जन्म से लेकर उसके पूरे जीवन चक्र की कहानी लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी ये छोटी सी पानी की बूंद अपने जीवन में कितना लंबा सफ़र तय करती है। सबसे पहले अत्यधिक गर्मी के कारण समुद्र से भाप बनकर उड़ जाती है, फिर ठंडा होने पर बादलों का रूप ले लेती है और अत्यधिक घने काले बादल बरसकर दोबारा से पानी के रूप में धरती पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने साइंस में पढ़ते हैं, हम सेम वही चीज़ है इसमें भी। फिर कुछ पानी मनुष्य, पेड़ पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कुछ पानी नदी नालों में बहकर फिर से समुद्र में जा मिलता है और इस तरह पानी का जीवन चक्र अविरल चलता ही रहता है। बस यही बात इस पाठ में माध्यम से लेखक ने लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लाइन बाय लाइन पढ़ कर देखते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो अपनी कहानी बताता है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, लेखक बेर के पेड़ के नीचे से जा रहा है। पानी की बूंद लेखक के हाथ पे आके गिरती है और वो उसको लेखक को कुछ कहना चाह रही है। सुनो सुनो सुनो, मतलब लेखक और पानी की बूंद आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। तो कहानी की शुरुआत में लेखक ने बताया कि बेर की झाड़ी से मोती सी चमकती पानी की एक बूंद उसके हाथ में आ गई। मोती क्यों बोला? पानी को, जो पानी की बूंद होती है वो जब ओस बन जाती है तो मोती की तरह चमकने लग जाती है ना। और उनकी दृष्टि उस बूंद पर पड़ते ही वह रुक गई। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी हथेली में सितार के तारों किसी झनकार सुनाई देने लगी। बूंद उनके हाथ में आई, फिसल के वो उनकी हथेली पे चली गई। फिर उनको ऐसा लगा सितारों की सी झनकार हो रही है, अर्थात वो बूंद लेखक से बात कर रही है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि पानी की वह बूंद दो भागों में बट गई है, मतलब दो बूंदें बन गई है और अब वो दोनों ही हिल रही है। हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रही हैं। लेखक को ऐसा लगो मानो वे बोल रही हों, वे आपस में बातें कर रही हों। लेखक को इस तरह से एहसास होने लगा। तो लेखक ने यहाँ पर पानी की बूंदों का मानवीकरण किया है। लेखक ने क्या किया है? यहाँ पर पानी की बूंदों का मानवीकरण किया। उन लेखक ने मतलब मानव की तरह वो उनसे बातें कर रहा है। उसके बाद लेखक उन बूंदों से बातें करने लगते हैं। ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है। कहाँ से आई है वो? बेर के पेड़ से आई है। जो वहाँ पे एक पेड़ बना हुआ था बेर का, वहाँ से कूद करके वो उसकी हथेली पर आ गई है। वह लेखक को ये भी बताती है कि बेर के पेड़ की जड़ों के रोए उस जैसी असंख्य छोटी छोटी बूंदों को धरती से खींच लेते हैं, फिर उनका उपयोग कर उन्हें बाहर फेंक देते हैं। अब देखिए, अब वो अपनी कहानी बता रही हैं बूंदें। जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पेड़ है। पेड़ के नीचे की जो जड़ें हैं, छोटी छोटी जड़ें हैं ना, हमें पता है कि पानी के अंदर नमी होती है। नमी मतलब वो मिट्टी के अंदर नमी होती है, नमी मतलब उसमें पानी होता है। तो जो ये छोटी छोटी जड़ें हैं ना, ये जो हमें दिखाई दे रही हैं चित्र में, अब देखिए छोटी छोटी जड़ें हैं, ये जो मिट्टी के अंदर की नमी होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। यानी कि वो कह रहा है, पानी की बूंदें कह रही हैं कि वो जो जड़ें हैं वो
धरती से हमें खींच लेती हैं, फिर हमारा उपयोग करने के बाद हमें पत्तों के द्वारा बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो ये बोलते हुए बूंद को अच्छा नहीं लग रहा, उनका उपयोग किया और उनको बाहर फेंक दिया, तो वो गुस्सा हो रही है। पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज़ थी। वह कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरी जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दे दी, है ना। अगर पेड़ पानी ना हो तो पेड़ मर जाएगा, मुरझा जाएगा, अपना खाना कैसे बनाएगा, है ना। तो वो कहती है कि इस पेड़ को बड़ा करने के लिए असंख्य बूंदें अपनी कुर्बानी दे देती है, लेकिन उसकी बात कुर्बानी दी है। लेखक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो बूंदें बोल रही हैं और लेखक उनकी बातों को सुनता जा रहा है। उसके बाद बूंद बेर के पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाना और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना, और अंत में पेड़ के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल आने की अपनी कहानी लेखक को बताती है कि कैसे पेड़ हमें नीचे से ज़मीन के अंदर से खींचता है उसकी जड़ें, फिर वो हमें इस्तेमाल करता है, खाना बनाता है हमारे जड़ें, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और फिर जब हमारा इस्तेमाल कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हमें बाहर फेंक देता है। और साथ में यह भी बताती है कि सूरज के ढल जाने के कारण अब वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसलिए वह सूरज के आने का इंतज़ार कर रही है। अर्थात ये शाम की बात है ना। जब सूरज ढल जाता है शाम के समय तो वो ओस की बूंदें आ जाती हैं, तो वो अब कुछ नहीं कर सकती। जब तक सूरज नहीं आएगा तब तक भाप नहीं बनेगी। अर्थात वो कह रही है कि तुम मुझे अपनी हथेली पर ही रखो, मुझे फेंकना नहीं, जब सूरज आ जाएगा तो मैं भाप बन के उड़ जाऊंगी। लेखक उसे आश्वासन देते हैं कि अब वह उनकी हथेली पर बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद पानी की वह छोटी सी बूंद लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है। अब लेखक और पानी की बूंद की कहानी आगे बढ़ती है कि देखिए आगे कैसे हुआ। बूंद कहती है कि जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तो बूंद कहाँ चली जाती है? अपने पुराने समय की बात बताती है लेखक को कि जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, ग्रह उपग्रह बन रहे थे, ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब मेरे दो पूर्वज, कौन कौन से? पानी की उत्पत्ति कैसे होती है? हमें जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है, पानी किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है। तो पानी की जो बूंद है अपने पूर्वज किसको बता रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पूर्वज बता रही है। तो वो कहती है उस समय मेरे दो पूर्वजों ने सूर्यमंडल में आग के रूप में मौजूद थे और सूर्यमंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काटता रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक ब्रह्मांड में ही बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सूर्य से टकरा जाएगा। तो बूंद जो है वो अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई और जो उसके पूर्वज थे। बूंद ने अपने पूर्वज किसको बताया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बताया है ना। तो वो अपनी पूरी कहानी लेखक को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बता रही है। मगर वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही दूसरी दिशा की ओर निकल गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर कई छोटे टुकड़ों में बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो अब देखिए दोस्तों, जो पानी है, पानी की बूंद है, ओस की बूंद है, वो अपनी कहानी बता रही है। उसके पूर्वज थे, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरह से पानी का निर्माण हुआ। लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी? और लेखक भी उससे बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि अगर आग का गोला थी तो तुम कहाँ से पैदा हो गई? बूंद ने जवाब दिया, अरबों वर्षों में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई और मेरे पूर्वजों ने आपस में रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया। तो यहाँ पूर्वज किसको बताया था? हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उनका पूर्वज बताया गया है। तो वो कहता है कि मेरे पूर्वजों ने आपस में मिलके
फिर मेरा निर्माण प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक साइंस का चैप्टर है। साइंस के चैप्टर को मानवीयकरण करके लेखक ने पूरे सिंपल भाषा में कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे पैदा होते समय मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी, फिर धीरे धीरे ठोस बर्फ में बदल गई, फिर लाखों वर्षों बाद सूर्य की किरणें पड़ने और गर्म जल धारा से मिलने के कारण मैं पानी में परिवर्तित समुद्र में पहुंच गई। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब समुद्र के पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भाप बन जाता है, भाप बनता है तो ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा होकर फिर नहीं जाता, साइकिल चलता रहता है इस तरह से। तो वही साइकिल को जो बूंद है वो बता रही है, लेखक से बातें कर रही है। बूंद कहती है कि नमक से भरे समुद्र में बहुत ही अनोखा नज़ारा था, वहाँ एक से एक अनोखे। वो अपनी बता रही है कि जब मैं समुद्र में गिरी, भाप की बूंद जब समुद्र में गिरी तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे बड़ा अच्छा नज़ारा था। बहुत सारे जीव जंतु थे, जैसे कि रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ आदि। और समुद्र की अधिक गहराई में जंगल, छोटे ठिंगने और मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ, गुफाएं और घाटियाँ भी थी, जहाँ आलसी और अंधे अनेक जीव रहते थे। हमें पता है कि समुद्र के अंदर अनेक तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। बूंद को, पानी को ये सब पता होता है कि कौन कौन उसके अंदर, समुद्र के अंदर बैठा हुआ है। तो बूंद लेखक को आगे बताती है कि समुद्र के अंदर से बाहर आना भी आसान काम नहीं है था। उसने समुद्र से बाहर आने के लिए कई कोशिशें की। अब जो बूंद है वो अपनी अगली यात्रा बताती है। समुद्र तक तो वो पहुंच गई कैसे कैसे करके। अब क्या हुआ, कभी चट्टानों में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश की, तो कभी धरती के अंदर ही अंदर किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद अंततः ज्वालामुखी के निकट पहुंच गई। अब देखिए दोस्तों कैसे वो अपना रास्ता बता रही है कि मैं कैसे फिर से बाहर निकली, कि समुद्र से बाहर नहीं निकल पाई। कहाँ पहुंची वो, ज्वालामुखी के पास पहुंच गई। ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वह फिर से भाप में परिवर्तित हो आसमान में उड़ चली, फिर बादल रूप में परिवर्तित होकर दोबारा बरसकर ज़मीन में आ गिरी। ज़मीन में आने के पश्चात नदी के रूप में बहने लगी। तभी एक नगर के पास एक नल द्वारा उसे खींच लिया गया। तो उसने अपना पूरा साइकिल बताया, नल द्वारा खींच लिया गया। और महीनों तक नलों में घूमने के बाद एक दिन नल के टूटे हिस्से से बाहर निकल आई और बेर के पेड़ के पास अटक गई। अब सुबह होने का इंतजार कर रही है ताकि वह दोबारा भाप बन सके। और सूर्योदय होते ही ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते देखते ही लेखक की हथेली से गायब हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, पानी की कहानी। किस तरह पानी की मतलब लेखक ने मानवीयकरण करके उस बूंद के जरिए, जो ओस की बूंद थी जो बेर के पेड़ में से आके लेखक के हाथ में गिरी थी, उसके जरिए उसने पूरा अपना साइकिल समझाया था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आइए अब इसके कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो इसका जो प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है इसका, वो है लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। जैसा कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था, ओस की बूंद कहाँ मिली थी लेखक को। हमने अभी इसका पढ़ा था कि लेखक ओस की बूंद सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ से लेखक की हथेली पर आ गिरी थी। हमने पढ़ा था अभी, जब लेखक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो अचानक से उसके पहले उसके हाथ पे गिरी थी, हाथ से फिर हथेली पर वह बूंद गिर गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी थी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्यों कांप रही होगी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो उसकी बूंद उसके हाथ में बैठी हुई है वो क्रोध और घृणा से कांप रही थी। क्यों कांप रही थी, जैसा कि हमने पढ़ा अभी ऊपर के चैप्टर में कि ओस की बूंद बेर के पेड़ से बहुत नाराज़ थी। वह लेखक को बताती है कि सभी पेड़ों की जड़ों के रोएं मतलब जो छोटी छोटी नीचे से जड़ें निकली होती है ना, बहुत निर्दयी होते हैं। वे ज़बरदस्ती उनको पृथ्वी से खींच लेते हैं। कैसे खींच लेते हैं, हमें पता है कि मिट्टी के अंदर नमी होती है, वो जो जड़ें होती हैं वो नमी को अपने अंदर खींच लेती है। तो वो कहती है वो निर्दयी होती हैं, वो हमें ज़मीन के अंदर से खींच लेती हैं, फिर उनका पूरा उपयोग कर उनको बाहर फेंक देते हैं, है ना। पेड़
जितना पानी उनको चाहिए होता है उसका उपयोग करते हैं, बाकी को जब रात हो जाती है तो बाहर फेंक देते हैं। वो ओस के रूप में हमें पत्तियों पर दिखाई देता है। इस कारण कई बूंदें नष्ट हो जाती हैं और कुछ अपना रूप खो देती हैं। यह सब लेखक को बताते हुए ओस की बूंद क्या कर रही थी, घृणा से और गुस्से से काँप रही थी, है ना। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा था? जैसा कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था, तो ये पानी की बूंद कह रही थी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पूर्वज हैं, पुरखे हैं। क्यों कहा था? हमने देखा था कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पानी की उत्पत्ति हुई थी। साइंस में भी हमने पढ़ा है कि पानी कैसे बनता है। ओस की बूंद लेखक को कहती है कि मेरी उत्पत्ति की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व खो दिया है, इसीलिए वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा कहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, है ना। अभी हमने पूरे चैप्टर पढ़ा लाइन बाय लाइन, तो हम इसको पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ और तब से लेकर आज तक पानी की जीवन यात्रा बहुत कठिन रही है। उसने भाप के रूप में जन्म लिया, फिर लाखों वर्षों तक ठोस बर्फ का रूप धारण किया, सूर्य की गर्मी और गर्म जलधारा के संपर्क में आने पर अपना रूप बदला और तरल पानी का रूप लिया और फिर समुद्र में पहुंच गई। समुद्र में पहुंचकर समुद्र की विचित्र दुनिया का भरपूर मजा लिया। फिर उसके बाद समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। अनेक कोशिशों के बाद ज्वालामुखी के संपर्क में आने से भाप बनकर फिर आसमान में पहुंच गई। घने बादलों के साथ बरसकर पुनः धरती पर आ गई। धरती पर नदी के रूप में बहते हुए एक नल के अंदर पहुंच गई। सौभाग्य से नल एक जगह टूटा हुआ था, तो उस टूटे हुए नल से जैसे तैसे बाहर आकर एक बेर के पेड़ पर अटक गई और फिर सूरज की रोशनी पाकर फिर से भाप में परिवर्तित होकर आसमान में पहुंच गई। तो अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसा कि हमने देखा, जब लेखक वहाँ से गुजर रहा था पेड़ के नीचे से, बेर के पेड़ के नीचे, तो ओस की बूंद आई। तो उसमें लिखा गया है कि सूर्यास्त का समय था वो, है ना, तभी तो वो इंतज़ार कर रही थी। तो इसका मतलब वह सूर्य का इंतज़ार कर रही थी। तो जो ओस की बूंद है वो आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वे सूर्य की गर्मी से पुनः भाप में परिवर्तित होकर वापस आसमान में पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी कहानी, बसंत भाग 3 से पानी की कहानी। तो अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, और कोई आप आगे किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।